हे गाइस, वेलकम बैक टू द खौफ स्टेशन। गाइस, आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक बहुत ही ज्यादा डार्क और एक साइकोलॉजिकल इंसिडेंट है जिसने दिल्ली में रहने वाले एक कपल की डेस्टिनेशन वेडिंग के सपने को एक खौफनाक सच में बदल दिया। गाइस, शादी लाइफ की एक खूबसूरत शुरुआत होती है जहाँ दो लोग एक साथ रहने की कस्में खाते हैं, वादे करते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपके खाए हुए वादों के बीच कोई ऐसा अधूरा वादा आकर खड़ा हो जाए जिसकी कीमत आपको अपनी जान देकर चुकानी पड़े। मयंक और महक ये दोनों दिल्ली के एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे कि 4 साल के रिलेशन के बाद जब शादी की बात आई तो महक ने कहा कि उसे टिपिकल बैंकेट हॉल वाली और भीड़ भाड़ वाली शादी बिल्कुल पसंद नहीं है। वो एक पीसफुल, शांत और एक खूबसूरत डेस्टिनेशन वेडिंग चाहती है। कि काफी रिसर्च के बाद उन्होंने अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए हिमाचल के मैक्लोडगंज से थोड़ा सा ऊपर देवदार के घने जंगलों के बीच छिपा एक बहुत ही पुराना ब्रिटिश एरा का चर्च फिक्स कर लिया। गाइज, ये चर्च किसी आम टूरिस्ट स्पॉट पर नहीं था बल्कि पहाड़ों की उस शांति में बसा था जहाँ पर दिन के टाइम में भी हल्की हल्की धुंध दिखाई देती थी। काले पत्थरों से बना हुआ वो चर्च और उसके चारों तरफ का वो सन्नाटा तस्वीरों में ही किसी वेटेज हॉलीवुड फिल्म के सेट के जैसा लग रहा था। कि महक को वो जगह इतनी पसंद आई कि उसने वहीं जिद पकड़ ली कि हम यहीं पर शादी करेंगे। और इसके बाद वेन्यू बुक किया गया और शादी के 2 दिन पहले ही मयंक और महक उनके कुछ करीबी रिश्तेदारों और उनके कुछ क्लोज फ्रेंड्स के साथ मैक्लोडगंज पहुंच गए। और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि जिस खूबसूरती को देखकर वो लोग यहाँ पर आए हैं उस खूबसूरती के पीछे कितना गहरा दर्द छिपा हुआ है। गाइस, इस चर्च की एक खास बात ये भी थी कि चर्च के पिछले हिस्से में कुछ पुराने जमाने के गेस्ट रूम्स बने हुए थे। तो महक और मयंक ने तय किया कि वो दोनों और उनके साथ आए हुए गेस्ट चर्च के अंदर बने इन कमरों के अंदर ही रुकेंगे ताकि बाहर उनको रुकने के लिए कोई बैंकेट हॉल या होटल अलग से बुक ना करना पड़े। कि वहां पहुंचने के बाद पहली शाम महक और मयंक पूरा चर्च एक्सप्लोर कर रहे थे। कि चर्च के अंदर एक अजीब सी शांति थी। महक के हाथों में उसका DSLR कैमरा था और वो ऑल्टर के पास खड़े होकर फोटोज क्लिक कर रही थी जहां पर उन दोनों की शादी होने वाली थी। गाइस, एक बात मैं आपको बता दूं कि महक जब से यहाँ पर आई थी उसको यहाँ पर एक अजीब सी बेचैनी और एक घुटन महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है, मानो कोई तो है जो यहाँ पर उनके साथ साथ चल रहा है। कि मयंक जो था वो ऑल्टर के पास खड़ा हुआ था और महक ने उसकी वहां पर खड़े होकर कुछ फोटोज क्लिक करी। और गाइस, तब तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल ही था। लेकिन रात के टाइम जब महक बेड पर बैठकर उन फोटोज को देख रही थी कि तभी ऑल्टर वाली एक फोटो पर आकर महक की उंगलियां रुक गई। उसने उस फोटो को जूम किया कि मयंक ऑल्टर के पास खड़ा था, लेकिन मयंक के ठीक पीछे कोने में एक धुंधला साया खड़ा हुआ था। महक ने जब फोटो को और ज्यादा जूम करके देखा तो वो महज कोई परछाई नहीं थी, वो एक औरत थी जिसने एक बहुत पुराना और एक गंदा सा गाउन पहना हुआ था। और सबसे डरावनी बात ये थी कि उस औरत का सिर हल्का सा नीचे की तरफ झुका हुआ था और उसकी वो काली आंखें कैमरा लेंस के आर पार सिर्फ महक को ही घूर रही थी। महक ने घबराते हुए मयंक को बुलाया और उसको जब ये फोटोज दिखाई तो मयंक ने भी जब इस फोटो को देखा तो वो भी स्टार्टिंग में इसे देखकर घबरा गया। लेकिन सब कुछ नॉर्मल करने के लिए वो ये बोला कि यार महक, ये शायद कैमरा ग्लिच हो सकता है, पीछे कोई पुरानी मूर्ति या कोई कपड़ा रखा होगा, तुम ज्यादा ओवर थिंक मत करो। और इतना कहने के बाद मयंक ने वो फोटो तुरंत डिलीट कर दी। लेकिन गाइस, कहीं ना कहीं महक अंदर ही अंदर ये जानती थी कि उस कोने में कोई मूर्ति थी ही नहीं और ये जो चर्च है ये कहीं ना कहीं नॉर्मल है ही नहीं। कि उस रात करीब 2:30 बज रहे थे। मयंक गहरी नींदों में सो रहा था लेकिन महक सिर्फ डरते हुए उस फोटो के बारे में सोच सोच कर सिर्फ करवटें ही बदल रही थी। कि तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए एक हल्की सी आवाज आई। महक एकदम से उठकर बैठ गई। उसे ऐसा लग रहा था कि दरवाजे के बाहर कॉरिडोर में जैसे कोई रो रहा है। महक को लगा कि शायद उनका कोई रिलेटिव होगा जो शायद बाहर परेशान हो रहा है। तो वो धीरे से उस कमरे का दरवाजा खोलती है और जब वो बाहर देखती है तो बाहर बिल्कुल सन्नाटा होता है। तो वो सोचती है कि फिर ये आवाज आखिर कहाँ से आ रही थी। महक को कुछ समझ नहीं आया। वो जैसे ही अपना हाथ दरवाजे को बंद करने के लिए आगे बढ़ाती है तो उसके कानों के पास से एक हल्की ठंडी हवा का झोंका गुजरता है जो फुसफुसाते हुए ये कहता है कि ये मेरा है। ये सुनते ही महक का दिल गले में आ जाता है और उसने एक झटके के साथ उस दरवाजे को बंद कर दिया। और उस रात वो 1 सेकंड भी नहीं सो पाई। और उसने अगले दिन मयंक को ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि शादी वाले दिन मयंक को कोई टेंशन हो। कि फाइनली शादी का दिन आ गया और महक थोड़ा डरी हुई थी क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में वो रात वाली एक अजीब सी आवाज चल रही थी। कि दोपहर का टाइम था, वो ड्रेसिंग टेबल के बड़े से आईने के सामने खड़े होकर तैयार हो रही थी। उसने जब आईने में खुद को देखा तो वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। लेकिन अगले ही सेकंड में आईने में उसके ठीक पीछे वो खड़ी थी जिसको महक ने उस फोटो में देखा था।
वो गंदा सा गाउन पहने हुए अपनी खौफनाक काली आंखों से आईने में देखते हुए सिर्फ महक को ही घूर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत थी। महक ने जैसे ही उसको आईने में देखा तो उसकी तुरंत चीख निकल गई। उसने पीछे की तरफ पलट कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था कि मयंक दौड़कर वहां पर आया। उसने देखा कि महक बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, वो पसीने में तरबतर थी। उसने कमरे में घुसते ही महक को हग किया और शांत करते हुए पानी वगैरह पिलाया और वो किसी तरह उसकी हिम्मत जुटाकर महक को ऑल्टर तक ले गया जहां पर उनकी शादी की रस्म पूरी हुई। गाइस, महक ने मयंक को उस परछाई के बारे में इसलिए भी नहीं बताया क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये जानती थी कि मयंक अपनी लॉजिकल फैक्ट्स के आगे उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा। कि शाम को रिसेप्शन पार्टी के दौरान महक ने उस चर्च के एक पुराने केयर टेकर जिनका नाम था जोसेफ, उनको अकेले में रोका और उनको उस फोटो वाली और आईने वाली परछाई के बारे में बताया। जोसेफ ने उससे घबराते हुए ये कहा कि क्या बेटा तुमने भी उसको देख लिया है? महक का ये सुनते ही गला सूख गया। वो बोली, कौन? जोसेफ ने घबराते हुए ये कहा कि वो हिमांशी की आत्मा है। उसने बताया कि आज से करीब 4 साल पहले हिमांशी नाम की एक लड़की की शादी भी इसी ऑल्टर पर होने वाली थी। कि शादी वाले दिन वो अपने सफेद गाउन को पहनकर घंटों तक उस लड़के का इंतजार करती रही जिससे उसकी शादी होने वाली थी। वो लड़का धोखेबाज निकला, वो उस दिन आया ही नहीं। उस धोखे को हिमांशी बर्दाश्त नहीं कर पाई कि उसी रात हिमांशी ने चर्च के ऑल्टर के पास भारी घंटी की रस्सी से फांसी लगा ली। और जोसेफ ने गहरी सांस लेते हुए ये भी कहा कि तब से उसकी रूह यहीं पर कैद है। उसे हर उस कपल से नफरत है जो यहाँ पर शादी करने के लिए आता है और सबसे ज्यादा नफरत उन लड़कों से है जिनका चेहरा और हाइट उसके उस धोखेबाज पति से मिलती जुलती होती है। और चर्च में आज से पहले कुछ ऐसे इंसिडेंट भी हुए हैं जिसमें हिमांशी की आत्मा उन्हें अपने साथ ले जाने की पूरी कोशिश करती है। गाइस, ये सुनते ही महक के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत वहां से मयंक के पास गई और वहां जाते उसने उसे अपने गले लगा लिया। लेकिन तब भी उसने मयंक को ये सारी बातें नहीं बताई थी। रिसेप्शन की पार्टी के बाद सभी गेस्ट अपने रूम्स में चले गए थे और उनकी ये वहां पर आखिरी रात थी। कि रात के करीब 3 बजे महक की अचानक से आंख खुली। उसने महसूस किया कि कमरे का टेम्परेचर अचानक से बहुत ठंडा हो रहा है और उसने जैसे ही करवट ली तो मयंक अपने बिस्तर पर था ही नहीं। महक तुरंत एक झटके के साथ खड़ी हुई तो उसने देखा कि मयंक कमरे की खिड़की के पास खड़ा हुआ है जो कि सीधा पीछे की साइड एक गहरी खाई में खुलती है और उसकी गर्दन हल्की सी नीचे की तरफ झुकी हुई थी। महक ने डरते हुए आवाज दी कि मयंक, तुम वहां पर क्या कर रहे हो? लेकिन मयंक का कोई जवाब नहीं आया। वो बिल्कुल मूर्ति की तरह शांत एकदम चुपचाप खड़ा हुआ था। कि महक धीरे से उठी और वो मयंक के पास गई और उसने जैसे ही मयंक के कंधे पर हाथ रखा तो मयंक धीरे से पलटा। तो जैसे ही महक ने मयंक का चेहरा देखा उसकी तुरंत चीख निकल गई क्योंकि वो मयंक का चेहरा था ही नहीं। उसकी आंखें एकदम काली और उसके चेहरे पर एक नफरत भरी मुस्कुराहट थी और उसने महक को देखकर अपना मुंह खोला और वो अजीब सी आवाज में बोला कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसे यहाँ से ले जाओगी? ये सुनते ही महक का पूरा जिस्म कांपने लग गया। वो पीछे हटते हुए जमीन पर गिर गई। उसने रोते हुए कहा कि कौन हो तुम? ये मेरा मयंक है, प्लीज इसे छोड़ दो। मयंक के शरीर में मौजूद उस रूह ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, मैं हिमांशी हूँ। इसने मुझसे वादे किए थे, ये मुझे अकेला छोड़कर गया था, अब मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। गाइज, ये सुनकर महक अब फूट फूट कर रोने लगी। वो खौफनाक साया उसके सामने ही खड़ा था। वो हाथ जोड़ते हुए बोली कि हिमांशी, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन ये वो नहीं है, ये मेरा मयंक है। तुम एक धोखेबाज लड़के के लिए किसी निर्दोष की जान कैसे ले सकती हो? क्या तुम भी उसी की तरह बनना चाहती हो? प्लीज मेरे पति को छोड़ दो, मैं इसके बिना बिल्कुल नहीं रह पाऊंगी। गाइज, महक का वो रोना, वो तड़पना, वो सच्चा प्यार शायद उस भटकती आत्मा को छू गया। शायद हिमांशी को ये एहसास हो गया कि ये दर्द वैसा ही है जैसा कभी उसका दर्द था। कि अचानक से मयंक के चेहरे से वो नफरत भरी मुस्कान गायब होने लगी। वो एक भारी सी आवाज के साथ जमीन पर गिर गया और अगले दिन जब वो सुबह उठा तो उसको रात की कोई भी बात याद नहीं थी। महक ने बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं किया, फटाफट अपना सामान वगैरह पैक करवाया और वो वापस दिल्ली आ गए। गाइज, ये घटना हमें सिर्फ ये नहीं बताती कि हमें पुरानी जगहों से डरना चाहिए। इस घटना का मोरल ये भी है कि इंसान के जज्बात, उसके दर्द और उसके अधूरे वादे कभी खत्म नहीं होते। वो एक एनर्जी बन जाते हैं, जैसे कि हिमांशी का वो अधूरा वादा एक श्राप बन गया जो कि सालों से उस चर्च में भटक रहा है। आज मयंक बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन आज 2 साल बाद भी महक उस खौफ से बाहर नहीं निकल पाई। तो गाइज, अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही हॉरर स्टोरीज को आगे भी कंटिन्यू सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।